नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो जारी किया गया है न्यू मॉडल से, ठीक है, उसका हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो जो भी बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम है वो भी देख सकता है वीडियो को, और जो बच्चा लोग हिंदी मीडियम है वो भी इसको वीडियो देख सकता है, ठीक है। दोनों के लिए फायदा होगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, मैप वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मानचित्र क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 किस आधार पर ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज रिफर टू एज द G77 कंट्रीज। इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। इसका उत्तर देखिएगा। G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे। G77 को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, ठीक है। ये आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, दो ही पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है। जिन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़े संतान कहा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उन्हें विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसीलिए इन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरी हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो पॉइंट रखा हूँ आपको उसी को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। नंबर 1 दीजिएगा। इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों से नियंत्रण हो सके। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, उनके विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, उन्हें कच्चे माल से सही दाम मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, उन्हें अपने तैयार माल के लिए विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए पहुंच मिल सके, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर देखिएगा इंग्लिश में। G77 कंट्रीज इज एन एब्रिविएशन फॉर द ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज दैट डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, a system that would give them real control over their natural resources without being victims of neo-colonialism, ठीक है। That is a new form of colonialism in trade practiced by the former colonial powers. The G77 can be seen as the reaction to the activities of the Bretton Woods twins, the International Monetary Fund IMF and the World Bank WB. यही आपको दो नाम याद रखना है, ठीक है। Because these two institutions were designed to meet the financial needs of the industrial and developed countries and did nothing for the economic growth for former colonies and developing nations, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, एकात्मक सरकार, ठीक है। एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती है, उदाहरण के लिए जापान। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एकात्मक सरकार में संविधान लिखित हो भी सकता है और अलिखित भी हो सकता है, ठीक है, उदाहरण के लिए इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य की विशेष आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें नागरिकों को एक हरी नागरिकता प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए इंग्लैंड। अब लिखिएगा संघात्मक सरकार, ठीक है। इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांत के बीच होता है, उदाहरण के लिए इंडिया, भारत, ठीक है। संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है, उदाहरण के लिए इंडिया। आगे देखिएगा, संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। अगला पॉइंट देखिएगा, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए अमेरिका में, ठीक है। अब इसी का आंसर देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है। इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ द ऑल पावर्स, ठीक है।
एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स गिवन टू द स्टेट और रीजन ऑफ द कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन द नेशनल गवर्नमेंट विच कैन विथड्रॉन फ्रॉम देम एट एनी टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका। अगला पॉइंट दीजिएगा, इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंडिया द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। बोथ लेवल्स हैव देयर एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सभी का अपना अपना न्यायपालिका होता है। इन अ यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट बट इन अ फेडरल सिस्टम अ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? वाई द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा पहले हिंदी में। भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट दिया हूँ आपको उसको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र सरकार के अधीन सार्वजनिक परिवहन, चिकित्सा, देखभाल, बैंकिंग और डाकघर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तृतीयक क्षेत्र गरीब और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तृतीयक क्षेत्र राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, तृतीयक क्षेत्र विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को माल पहुंचाता है, परिचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तृतीयक क्षेत्र कृषि उद्योग के विकास में मदद करते हैं। यह परिवहन, भंडारण और व्यापार जैसे अन्य उद्योगों को फलने फूलने में काफ़ी मदद करता है। तृतीयक क्षेत्र संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं को फैलने फूलने में मदद करता है। अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में। टर्सरी सेक्टर हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, कोर्ट्स एटसेट्रा आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, डिमांड फॉर सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज will increase with the development of primary and secondary sectors. अगला पॉइंट लिखिएगा, डिमांड फॉर टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। अगला पॉइंट लिखिएगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिमांड सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड कॉल सेंटर सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर प्रोवाइडेड एन एनवायरमेंट फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय को लिखिए, ठीक है। व्हाट इज सोइल इरोजन, राइट इट्स प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती है जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है या मिट्टी कटाव कहा जाता है, ठीक है। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। अब इसका बचाव देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति कम हो जाती है, इससे अपरदन की क्रिया कम होती है। इस जुताई को समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। इस प्रकार की जुताई खासकर आपको देखने मिलेगा हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सीढ़ीनुमा सोपान कृषि, ठीक है। तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी के बहाव में कमी की जा सकती है जिससे मृदा का अपरदन भी कम होता है और ये आपको देखने को मिलेगा हिमालय एरिया में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, वृक्षारोपण, ठीक है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ रहती है जिससे अपरदन कम होता है। इसके कारण पहाड़ी ढलानों तथा नदियों किनारे एवं अन्य सभी जगहों पर पेड़ पौधे मिट्टी अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। अतः वृक्षारोपण मृदा संरक्षण में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बांध बनाना, ठीक है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आने से आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव होता है। नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोककर धीरे धीरे कम मात्रा में छोड़ा जाता है, ठीक है। इससे बाढ़ की समस्या भी कम होती है और मृदा कटाव भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मैंने पहले कहा था वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे एक क्वेश्चन मैप से, तो आप देखिए क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग मैप से, ठीक है, मानचित्र से करते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं, हाईलाइट्स दिस ऑन द इंडियाज मैप, ठीक है। नंबर 1 देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जोड़ता है किसको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। ये आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसको मैप में देखिए, ठीक है। ये आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। ये मुंबई हो गया, ठीक है। ये आपका चेन्नई हो गया, ये आपका कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको जोड़ देना है, ठीक है, ये वाला।
तो ये हो गया हम लोग का गोल्डन, ठीक है, कोलेक्टर प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिएगा तूतीकोरिन, ठीक है, ये आपका मेजर सी पोर्ट है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यहीं पर सुनामी क्या हुआ था, हिट हुआ था, ठीक है, सुनामी आया था। आप इसको यहाँ पर मार दीजिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये तमिलनाडु में आपको यहाँ मिलेगा तूतीकोरिन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हीराकुंड बांध, ठीक है, ये आपका उड़ीसा में है, यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा में, ठीक है, यहीं पर आपका हीराकुंड बांध है। उसके बाद आपका है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड है। उसके बाद आपका है विशाखापत्तनम, ठीक है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में, ये मेजर सी पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है, तो ये आपका इस रीजन में है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा विशाखापत्तनम, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।